हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सेंटर ऑफ मास का टाइप 2 प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है टाइप 2। और इसमें जो है हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट का सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन करेंगे और ये बढ़िया क्वेश्चन होता है, मतलब विदाउट एनी कैलकुलस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि कोई भी एक सर्कुलर प्लेट है और दूसरा जो है यहाँ पर स्क्वायर प्लेट है। ये आपका सर्कुलर प्लेट है और ये स्क्वायर प्लेट है और दोनों का जो थिकनेस है बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है, और दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है और स्क्वायर प्लेट का जो साइड है वह भी डी है और जो डायमीटर है सर्कुलर प्लेट का जो डायमीटर है वह भी डी है। तो ये डायमीटर डी है, स्क्वायर प्लेट का साइड भी डी है। तो डेंसिटी एंड थिकनेस ये मटेरियल का समान कह रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि आप बिना बनाए आपको अगर पूछा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसमें आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं। इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, इनसाइड द सर्कुलर प्लेट और एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कहाँ पर होगा? तो इनसाइड द स्क्वायर प्लेट होगा। कहाँ पर होगा? इनसाइड द। तो ये बिना बनाए आप जवाब दे सकते हैं किसका जो सेंटर ऑफ मास होगा स्क्वायर प्लेट के भीतर में होगा। ठीक है, क्यों स्क्वायर प्लेट के भीतर में होगा? इसलिए कि मास किसका ज़्यादा होगा, स्क्वायर प्लेट का ज़्यादा होगा कि सर्कुलर प्लेट का ज़्यादा होगा? मास किसका ज़्यादा होगा? स्क्वायर प्लेट का ज़्यादा होगा या सर्कुलर प्लेट का ज़्यादा होगा? स्क्वायर प्लेट का ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे भी अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस आप ये सोचो तो अगर इस सर्कुलर प्लेट को हम अगर इस पर रख देंगे स्क्वायर प्लेट पे तो भी कॉर्नर, चारों कॉर्नर थोड़ा खाली मिलेगा, तो वो तो एक्स्ट्रा मास हो गया। क्योंकि इसका डायमीटर और इसका ईच बराबर है तो इसको उठाया इस पर रख दिया मान लीजिए, तो सिचुएशन ऐसा होगा कि इधर का ये देखिए चारों कॉर्नर जो आपको मिलेगा ऐसे करके अगर हम खींच दें तो इस तरह से इस पर जो स्क्वायर प्लेट आ जाएगा और ये चारों कॉर्नर खाली मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये तो एक्स्ट्रा मास इसका है ना, तो स्क्वायर प्लेट का मास ज़्यादा होगा, इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड द स्क्वायर प्लेट होगा। पहले तो ये आंसर हो गया, लेकिन अब इसमें इस आंसर से अब काम नहीं चलेगा, अब आपको इसमें बनाने की ज़रूरत है। और इसमें अब हम पूछ रहे हैं आपको कि वास्तव में जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा कहाँ पर, ये आपको निकालना है। सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पर? देखिए ये हम पहले भी कहे हैं, फिर एक बार सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहाँ पर ऑरिजिन कंसीडर करते हैं, यह एक मेजर फैक्टर होता है कि कहाँ पर आप ऑरिजिन कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑरिजिन कंसीडर जहाँ कर रहे हैं वो चेंज करिएगा तो सेंटर ऑफ मास आपका चेंज कर जाएगा, मतलब उसका आंसर चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, सेंटर ऑफ मास जहाँ है वो वहीं पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता है। हाँ, आप रेफरेंस पॉइंट बदलेंगे तो फिर उसका आंसर जो है वो चेंज कर जाएगा। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास बदलेगा, है ना। दिल्ली जहाँ है वो वहीं है। अब बम्बई वाले बोलते हैं कि मान लीजिए 1000 किलोमीटर, कलकत्ता वाले बोलेंगे कि 800 किलोमीटर, पटना वाले बोलेंगे 1000 किलोमीटर। तो ये अपना अपना आंसर अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली बदल रहा है, आप कहाँ पर हैं आप उससे बात करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट अगर बदलेंगे तो फिर आंसर चेंज करेगा। और क्वेश्चन में ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या ऐसा कोई पॉइंट मेंशन है कि जहाँ से आपको बताना है, तो वो भी देख लीजिए कि क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ रहा है। अगर जहाँ से पूछ रहा है तो जवाब आपको वहीं से देना है। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो आपकी इच्छा है, आप जहाँ से चाहें आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में इस पॉइंट को मेंशन कर देना आंसर देने वक्त कि आप कहाँ से आप ले रहे हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट। आई बात समझ में? इस बात को आंसर के साथ ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि हम यहाँ इसको ऑरिजिन मान रहे हैं, इस पॉइंट से हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जहाँ से बनाना चाहें, जिसको ऑरिजिन मान के चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए साहब,
अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट मेंशन हमने नहीं किया है। क्वेश्चन में है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। खाली सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बताइए कि कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट बताइए। ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट आप इसको भी मान सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट आप इसको भी मान सकते हैं, आप किसी को मान सकते हैं। हो सकता है कहीं आप कहिएगा नहीं इसको हम ऑरिजिन मानेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, आप इसको ऑरिजिन मानेंगे तो यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, चलिए इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को ऑरिजिन मान लिया। कॉन्टैक्ट पॉइंट ये क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट दोनों का, इसको हमने ऑरिजिन मान लिया। इफ कॉन्टैक्ट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज ऑरिजिन, है ना। तो इस बात को हम यहाँ पर मेंशन करना होगा पहले। इफ कॉन्टैक्ट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज ऑरिजिन, अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट को ऑरिजिन कंसीडर किया जाए, कॉन्टैक्ट पॉइंट को अगर ऑरिजिन कंसीडर किया जाए, ऑरिजिन आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले अब M1 M2 क्या है इसको निकालें हम लोग। ये तो स्पष्ट है कि अब M2 ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा या नहीं होगा यहाँ भी हम देख लेते हैं। और डेंसिटी समान ही है, ये चूँकि प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, डेंसिटी दोनों का समान है। ठीक है, डेंसिटी दोनों की समान है और मास हम निकालना चाह रहे हैं। मान लेते हैं इसका एरिया A1 है, इसका इसी का A1 मान लेते हैं और इसका A2 मान लेते हैं। बता सकते हो इसका मास कितना होगा, मास कैसे निकालेंगे हम लोग, M2 मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट, मास ऑफ स्क्वायर प्लेट कैसे निकालेंगे। मास के लिए क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास निकल जाएगा। बोलिए एरिया के लिए क्या लें, स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, साइड डी है, साइड डी है, डी स्क्वायर होगा। उसके बाद डेंसिटी मान लिया कि रो है, रो क्या माना, कैसा डेंसिटी, कैसा डेंसिटी, नेचुरली प्लेट है तो सरफेस डेंसिटी ही होगा, प्लेट है तो कैसा डेंसिटी होगा, सरफेस डेंसिटी ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये M2 हो गया। अब यहाँ पर जो है M1 कितना होगा, इसका एरिया, सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना साहब, तो पाई कर लीजिए। उसके बाद रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर इंटू रो हो गया, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रो। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, ये बात समझ गए। अब यहाँ देखिए M2 मिल गया, M1 मिल गया। अब यहाँ से भी आप स्पष्ट है, देख लो कि d2 स्क्वायर ज़्यादा है कि यहाँ पर पाई डी स्क्वायर रो अपॉन 4, d2 स्क्वायर रो ज़्यादा है कि ये वाला फैक्टर ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा है ना, इसलिए कि पाई/4 का वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगा। आई बात समझ में, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर M2 ज़्यादा है। बोले इसमें कोई तकलीफ है, ये बात क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग लगा दें। ऑरिजिन हम किसको कंसीडर किए हैं, इसको कंसीडर किए हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑरिजिन कंसीडर करेंगे, ऑरिजिन के इधर पॉजिटिव लेंगे और इसके इधर निगेटिव लेंगे। आई बात समझ में, इसके इधर पॉजिटिव लेंगे और इसके इधर निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर हम XM की बात करेंगे तो M1 X1 क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, M1 X1 M2 X2 अपॉन, कोई तकलीफ इसमें, ये जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ ध्यान रखना है, देखिए ऑरिजिन हमने इसको माना है, मास कितना, M1 कितना भैया बोलते जाओ, पाई डी स्क्वायर रो अपॉन 4। अब X1, अब यहाँ देखिए X1 और X2 ये मेन चीज़ है। तो X1 जो होता है, M1 का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये होगा, ये आपके पास X1 है। और X1 कितने के बराबर होगा, अब ये बताइए, X1 कितने के बराबर होगा, -d/2 होगा, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ चलिए प्लस
m2 कितना आपके पास है साहब, डी स्क्वायर रो, और उसके बाद x2, तो x2 इसमें होता है यह जो है बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना कितना, ये डिस्टेंस d/2, तो ये हो गया आपका x2, x1 x2। फिर सुन लीजिए क्या है, x1 क्या है, m1 का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, कहाँ से, ऑरिजिन से। x2 क्या है, m2 के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, कहाँ से, ऑरिजिन से, या जिसको हम ऑरिजिन मानेंगे वहाँ से, जो भी हम ऑरिजिन कंसीडर कर रहे हैं वो है। मान लिया हम प्रधानमंत्री हैं तो हैं, अपने मन को मानने में क्या दिक्कत है ना। मानने में क्या दिक्कत, अब मानना ही है तो MLA MP क्यों माने, प्रधानमंत्री मान ले, है कि नहीं। और उसमें भी मानना है तो जो है, और बड़े कंट्री का भी मान सकते हो कि चलिए ठीक है, बात समझ गए ना। वैसे भाई इंडिया के प्रधानमंत्री कोई किसी से कम थोड़ी है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा है हमारे दृष्टिकोण से, हम इंडिया के इंडियन प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा है, ठीक है। बाकी दूसरा वाला दूसरे देश को माने, ठीक है, आई बात समझ में। तो मानने में क्या दिक्कत है। तो उसी तरह से यहाँ भी जो है डी स्क्वायर और d/2 ये हो गया। अब यहाँ पर जो है नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस, तो m1 कितना है भैया, पाई डी स्क्वायर रो अपॉन 4, उसके बाद डी स्क्वायर। बोले इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, नहीं। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ऐसा करिए इसको यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए देखिए और एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर x1 और x2 क्या होता है। मेन चीज इसमें यही है कि x1 क्या है और x2 क्या है। x1 क्या है, m1 का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्टेंस, कहाँ से, ऑरिजिन से, बोलते चलिए। और m2 जो है, ये x2 जो है, ये क्या है, m2 के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो m2 ये आपका स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहाँ से, ऑरिजिन से। ऑरिजिन यहाँ पर इसको मान रहे तो यहाँ से, ठीक है। हर जगह इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखो इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा निकाल ले। d2 स्क्वायर, हालांकि d क्यूब भी आ जाएगा, निकाल ले। d क्यूब रो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया देखो तो, -π/8, यही ना बचा, -π/8। उसके बाद प्लस कितना बचा, 1/2, और नीचे डी स्क्वायर रो कॉमन आया, तो π/4 बोलते चलो, +1। तो एक्सियम इक्वल टू कितना आ गया, d। अब इसमें जो कटे कटा दें, ये भी कट गया, एक d खाली ऊपर बचेगा आपका, है ना, d बचेगा, d स्क्वायर से जाएगा, तो 1/2 -π/8। और यहाँ पर ये भी रहने दे सकते हो, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। और चाहो तो आप एलसीएम लेके निकल सकते हो, और एक दो स्टेप चाहें तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई खास फायदा भी होने वाला नहीं है ना। 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 - π हो गया। और यहाँ पर फिर लेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, 4 हो गया, π + 4, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये d हो गया, π - 4, ये 4 - π है, 4 - π। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 4 + π, यही ना, 4 - π, 4 + π। और ये जो है 4/8 हो जाएगा, ये 2 यहाँ दे दें, तो आप यहाँ इसको फाइनल आंसर कर लीजिए। तो d/2 और 4 - π और 4 + π, दिस इज योर फाइनल आंसर।
बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये बात समझ गए। तो यहाँ पर ये आपका जो एक्सियम आया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये स्क्वायर प्लेट के भीतर होगा, ये तो तय है। और यहाँ से ऑरिजिन किसको माने हैं? इसको माने हैं। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर? इतना ही डिस्टेंस पर होगा। अब चाहे जो भी आ जाए, 2-4 सेंटीमीटर, 10-20 जो भी आए ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ दिया हुआ तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसलिए ये जनरल फॉर्म का क्वेश्चन हुआ। अच्छा ये बताइए, इसमें हम लोग ये निकाले, एक्सियम निकाले, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले ना, कि वाईसीएम निकाले? एक्सियम निकाले। अगर वाईसीएम पूछे तो, वाईसीएम पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट अगर आपका पूछे तो कितना होगा? अगर इस क्वेश्चन में हम वाई कोऑर्डिनेट पूछते हैं, वाई कोऑर्डिनेट की बात हो तो देखो ऑरिजिन ये है, वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात हो तो देखो वाई कोऑर्डिनेट के लिए जैसे ही आपका ऑरिजिन हो गया, ये ऑरिजिन वाला लाइन मान लीजिए, सीधी बात है, ऑरिजिन के लिए मान लीजिए लाइन। तो यहाँ पर जैसे अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये आया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये अगर ऑरिजिन लाइन है तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आया, यहाँ पर ये आपका एक्सियम आया, ये एक्सियम आया, तो वाईसीएम तो 0 हो जाएगा इसका। तो वाईसीएम इसलिए पूछा ही नहीं गया है, इसलिए वाईसीएम का इसका कोई मतलब ही नहीं है, निकालना ऐसे ही बता सकते हैं। वाईसीएम समझ लीजिए फिर कि अगर ये ऑरिजिन है तो ये लाइन आपका एक्स एक्सिस होगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? मान लो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हुआ था, अभी निकाले हम लोग एक्सियम, ये इसका सेंटर ऑफ मास आया, ये वाला लाइन यहाँ पर, तो वाईसीएम कितना होगा इसका? 0 होगा, इसलिए तो ये ऑरिजिन है, ये तो एक्स एक्सिस और यहीं पर इसका है, तो वाईसीएम इसका 0 हो जाएगा। या अगर पूछे भी तो ध्यान रखिएगा कि वाईसीएम 0 होगा, हालांकि इसको निकालने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये तो आप डायरेक्ट आप ऐसे ही बता सकते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए, फिर इसमें अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है आपको 7 होमोजेनस ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ L, 7 होमोजेनस ईटा है जिसका लेंथ L है, आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर ये दिया हुआ है, इस टाइप से 7 ईटा को अरेंज किया गया है। ईच ब्रिक डिस्प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू 1 इन कॉन्टैक्ट बाय L/10, L/10 की दूरी पर ये सभी है, डिस्प्लेस किया गया L/10, L/10, सभी L/10, L/10 पर है। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू द ऑरिजिन एज शोन इन फिगर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, ये आपको ऑरिजिन मानना है। देखिए ये आपको ऑरिजिन मानना है और इसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। तो यहाँ देखो कौन सा कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है? वाई कोऑर्डिनेट क्यों नहीं? तो वाई कोऑर्डिनेट आपको इसलिए इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट बिना बनाए आप बता सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट आसान होगा इसमें। ऐसे जैसे मान लो कि अगर ये डिस्टेंस d है, एक ईंटे का आपको हाइट दे दिया जाए d, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 7d। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है इसके बीच में कहीं भी होगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज अगर यहीं पर होता है तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका ये लेंगे ना हम लोग, ये लेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है 7d/2 मतलब 3.5d हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वाई कोऑर्डिनेट तो सबके लिए यहाँ पर समान है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट इसका चेंज कर रहा है, ठीक है। पहले तो वाई कोऑर्डिनेट की बात समझ गए कि क्यों नहीं आपसे पूछा गया, इसलिए कि वाई कोऑर्डिनेट आपको बताना आसान होगा। एक ईंटे का हाइट अगर d है तो 7 ईंटा, इसकी हाइट 7d हो जाएगी और इसके आधे हाइट पर होगी, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, अगर ईंटा को सबको ऐसे ही एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे रख दिया जाता ईंटा को, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता? अगर ईंटा को ऐसे रखा जाता, जरा देखिए फर्क समझिए कहाँ पर होता है। जब तक इस बारीकी को समझिएगा नहीं तो फिर सेंटर ऑफ मास समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसे रखा जाता 7 ईंटा, मान लीजिए सपोज ऐसे रखा जाता, 7 हो गया ना, देख लीजिए ऐसे रखा जाता और ये लेंथ इसका L है, और अगर आपसे पूछते इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका सेंटर ऑफ मास का? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना होगा? इसका लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ तक L है,
तो इसके बीच में कहीं भी होगा, यहाँ पर इसका आधा कर लीजिए, L/2 होगा, है ना। देखो अगर ये 1 का D है, यहाँ से यहाँ तक आपका 7 ईटा है, तो ये टोटल कितना हो गया 7D। अब ये देखिए तो 7D का आधा, चलिए 7D का आधा, और x कोऑर्डिनेट ये जो आपके पास L है तो इसका भी आधा होगा, L/2 होगा। तो x कोऑर्डिनेट इसका L/2, मतलब यहाँ x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है 7D, तो इस 7D/2, तो 7D/2 मतलब यहाँ, तो इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। देखिए अगर सातों ईटा इस तरह से रख दिया गया तो या तो एक सिमेट्रिकल बॉडी जैसा हो गया ना भैया, तो सिमेट्रिकल बॉडी का जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर तो सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L/2। ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट होता है, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, और y कोऑर्डिनेट कितना, ये 7D/2। अगर ऐसे रखा जाता तो, ऐसे रखा जाता तो, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं दिया जाता है कि आपको हम ऐसे रख दें। ऐसे रख देंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये तो समझ लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया, x कोऑर्डिनेट L/2, y कोऑर्डिनेट 7D/2, ये आपका 7D/2 या 3.5D, तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ऐसे भी इस तरह से रखेंगे तो ये समझ लो एक सिमेट्रिकल बॉडी जैसा हो गया, है ना। मान लीजिए जैसे सिमेट्रिकल बॉडी हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो सेंटर पर होगा। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ। लेकिन ये आपको नहीं दिया गया, सिचुएशन आपका ये है। तो अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सियम की बात करेंगे, M1x1, M2x2, M3x3, M4x4, M5x5, M6x6, M7x7, और नीचे क्या हो जाएगा टोटल मास। टोटल मास पहले जनरल फार्मूला में यहाँ पर लिख देता हूँ, M1 + M2 + M3 + M4, M5 + M6, उसके बाद M7। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर सभी जो है होमोजेनस है, सब ईटा का क्या है बराबर है, तो यहाँ पर सभी का मास M मान लीजिए, तो M कॉमन हो गया, तो क्या मिला x1, x2, x3, x4 + x5, x6, x7, और सभी ईटा का मास भी बराबर है, तो यहाँ पर ये 7M हो गया, तो mm तो कट गया। तो अब इसमें बात क्या रहा कि x1, x2, x3, x4 सभी को निकालना है, यही ना करना है। चूंकि आपका ऑरिजिन आपका यहाँ है, देखिए ऑरिजिन आपका यहाँ पर है, ऑरिजिन आपका यहाँ पर है। अब यहाँ देखो यह जो पहला ईटा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बीच में होगा, यहाँ पे L/2, तो x1 कितना के बराबर हो जाएगा, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, इसमें बैठाएंगे, तो x1 कितने के बराबर हो गया L/2। अब x2 बताओ। अब यहाँ देखिए ये यहाँ सब L/10 डिस्टेंस पर है, तो इसका 20 तो यहाँ पर आएगा, लेकिन हमको चाहिए कहाँ से, ये आपका L/2 हो गया, ये बात ठीक है, लेकिन ये L/10 भी तो है, तो यहाँ से इसका कितना हो गया x कोऑर्डिनेट L/2 और प्लस, ठीक बात है। अब x3 बोलिए कितना होगा L/2 + 2L/10, यही ना। x4 कितना होगा, अब ये देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ देखो पहला तो यही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये चौथा में ये L/2 और प्लस 3L/10। अब बताओ x5 कितना हो जाएगा L/2 प्लस, अब इसके बाद ये घटेगा 2L/10, ऐसा नहीं कि जोश में आ जाना है, तो अच्छा 3L/10, अब इसके बाद 4L/10, जोश में नहीं आ जाना है, क्योंकि अब इसके बाद ईटा इधर आ रहा है, तो इसको अब देखना है L/2 + 2L/10, x6 L/2 और प्लस L/10, और x7 बोलो फिर, x7 देख लीजिए यही आ गया, ये तो आपका L/2 ही ऑलरेडी है, तो x7 L/2 हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, तब करना क्या है, इस सभी का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो
तो अब सबका वैल्यू क्या करना है, पुट करके सॉल्व करना है ना। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक्सियम कितना हो गया, x1 बोलो साहब, बोलते जाओ, L/2 प्लस L/10, फिर बोलो x2 का वैल्यू, ये पहले तो L/2 हो गया ना, एक L/2 उसके बाद L/2 प्लस L/10, फिर बोलो साहब L/2 प्लस 2L/10, फिर बोलो L/2 प्लस 3L/10, फिर बोलो L/2 प्लस कितना 2L/10, ठीक है। तो फिर बोलो L/2 प्लस, फिर बोलो L/2, ठीक है। तो अपॉन क्या करना है, मास तो पहले कट चुका है, खाली 7 रहेगा। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए जरा सा, L/2 कैट हो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, L/2 7 को है ना, तो 7 L/2, ठीक है। तो अब यहाँ देखो L/10 इसमें कॉमन निकालो, L/10 कॉमन निकालो, ध्यान से समझो, बोलते चलो, कितना 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद 2, उसके बाद 1, यही ना। और नीचे क्या, कोई तकलीफ इसमें, फिर जरा इसको बोलिए कितना हो जाएगा, ये 7L/2 प्लस ये कितना हो गया, इसको देखो तो 3 2 1 3 3 6 2 8 1 9, 9L अपॉन यहाँ पर क्या, ये 10, ठीक। और नीचे 7 है, यही ना, ठीक बात है, नीचे 7 है। ये कितना हो गया, पहले देखो तो 10, 5 से गुना होगा 35L प्लस कितना, यहाँ 7 से गुना कर दें तो 35 9 कितना 44, तो एक्सियम कितने के बराबर हो गया, 40 अपॉन 70, यही ना। तो 22L अपॉन 35, और यही इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर होता है। आई बात समझ में, ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट तो समझा ही दिए कि अगर वाई कोऑर्डिनेट अगर पूछे, हर एक किट की लंबाई अगर d है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5d, है ना। अगर दोनों पूछे तो यहाँ पर हम दोनों लिख देते हैं कि जिसका जो आंसर होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट 22L अपॉन 35 और ईटे की ऊंचाई d दे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना जी 3.5d, है ना। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ये दोनों ही, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे, है ना, और यहाँ d जो है ये क्या होगी, हर एक ब्रिक की ऊंचाई होगी। d क्या होगा, हर एक ब्रिक का ऊंचाई होगा। बोले इसमें कोई कष्ट है, ये बात क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर और आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्योर ऑब्जेक्टिव है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, AIPMT में आ चुका है, नीट में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल ईच ऑफ रेडियस r, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल है। आइडेंटिकल मतलब सब कुछ बराबर है, तो रेडियस भी बराबर ही होगा, सब कुछ बराबर होगा। आइडेंटिकल का मतलब है सब कुछ बराबर होना। आर प्लेस टचिंग ईच अदर ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस such that equilateral triangle is formed when center of 3 ball are joined। तीनों बॉल के सेंटर को ज्वाइन किया तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड एज, कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, क्या लग रहा है बताइए, कहाँ पर होगा। देखो सबसे पहले तो ये देखने ही से लग रहा है इसमें कि यहाँ पर ये तीनों आइडेंटिकल बॉल जब है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा,
मिड में होगा, मतलब कहाँ, यहाँ पर होना चाहिए, तो ये सही बात है। अब यहाँ पर होना चाहिए। अब ऑप्शन के अनुसार देख लें, सेंटर ऑफ द वन बॉल, ये होगा क्या, किसी एक बॉल के सेंटर पर तो हो ही नहीं सकता। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी टू बॉल, लाइन ज्वाइन करना है सेंटर ऑफ टू बॉल को, लाइन ज्वाइन करिए, इस पर होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, देखिए यहाँ से अगर इसको मीडियन ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मीडियन ड्रॉ करेंगे, इस ट्रायंगल पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से ड्रॉ करें ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन कहाँ जा रहा है, देख लो इसी पॉइंट पे जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, वो इसी पॉइंट पर जा रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ये लग रहा है बिल्कुल सही है, तो ये सही होगा। और क्या कर रहा है, द हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस पर भी नहीं होगा, है ना, इसलिए क्या, तो गोला है ना, तो उससे ऊपर ही होगा जब भी होगा, तो इसका यहाँ पर होगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो सिंपल बात हो गया कि अब मान लो जैसे 3 पार्टिकल है, ये यहाँ और यहाँ है, हम पूछेंगे तीनों का अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बना ही रहा है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है उसी के सेंटर पे होगा, सिंपल बात है ना, एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है जिसको कि सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो वहाँ पर होगा एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोले इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये क्लियर हो गया ना। और देखो जैसे मान लो हमने आपको जो जैसे फार्मूला दिया है, एक्सियम की बात करते हैं कहीं भी, तो m1 x1 m2 x2 नीचे m1 प्लस m2। अब देखो जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं भी यूनिफॉर्म डिस्क दिया हुआ हो, यूनिफॉर्म डिस्क दिया हुआ हो, या यूनिफॉर्म प्लेट दिया हुआ हो, या कहीं भी क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्फीयर की बात करें, मतलब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म प्लेट की बात हो, जैसा हमने एक क्वेश्चन में पहले किया था, डिस्क वाला और सर्कुलर प्लेट वाला और स्क्वायर प्लेट वाला, तो उसमें प्लेट की बात थी, है ना, तो कहीं प्लेट की बात हो या कहीं मान लो कि वॉल्यूम वाली बात हो, यूनिफॉर्म हो, तो वैसे स्थिति में जैसे मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, अगर एरिया की बात होगी एरिया इंटू डेंसिटी, तो पहले तो आप डायरेक्ट याद रखिए प्रॉब्लम बनाने के लिए, ये फार्मूला जो हमने मास का लिखा है, आप इसको डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। डायरेक्ट आप एरिया के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एरिया वाली बात हो तब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाइए सीधा, है ना। वॉल्यूम वाली बात हो तो जहाँ जहाँ फिर आप मास लिखे हैं, वॉल्यूम वाली बात हो तो m1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, बोलो अब, v1 x1 v2 x2 नीचे v1 प्लस v2। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम की बात हो तो इसमें डायरेक्ट आप वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में, क्यों ऐसा लिखे, ऐसा क्यों किए, तो आपको पता भी है, डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट है, मान लो अगर मास में एरिया इंटू डेंसिटी इसकी बात करें, एरिया इंटू डेंसिटी करेंगे, a1 इंटू डेंसिटी x1 अपने जगह पर, a2 इंटू डेंसिटी x2 अपने जगह पर, बाकी मास के लिए फिर एरिया इंटू डेंसिटी a1 रो a2 रो। देख लो ये आ गया या नहीं, खत्म हो गया, क्योंकि डेंसिटी तो सबका समान रहेगा, तो रो कॉमन निकालेंगे, कहानी खत्म हो गई। ये वाला फॉर्मूला आ गया या नहीं आया, देखिए। फिर उसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे, अगर वॉल्यूम वाली बात करेंगे तो क्या करेंगे, v1 x1 करेंगे, v2 x2 करेंगे, और यहाँ पर v1 प्लस v2 करेंगे। इसलिए कि मास के लिए डेंसिटी से गुना होगा, डेंसिटी से गुना होगा तो सब जगह ना होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी गुना होगा, और ये सब डेंसिटी निकल के बाहर कट जाएगा। आई बात समझ में।
इसलिए कि इसमें रो आपका वॉल्यूम डेंसिटी होगा, ये हम नहीं करें कि सरफेस डेंसिटी होगा, यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी होगा। ठीक है, तो अगर एरिया की बात हो तो डायरेक्ट आप इसके स्थान पर इस फॉर्मूले को ले सकते हैं, वॉल्यूम की बात हो तो डायरेक्ट इसके स्थान पर जहाँ जहाँ मास देखे वहाँ पर आप वॉल्यूम कर लीजिए। कारण समझ गए ना, इसलिए कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑलरेडी ऊपर भी और नीचे भी आएगा और वो कटेगा। लेकिन अगर ये आपके पास दिमाग में तो आपका 2-3 स्टेप बच जाएगा, फिर आपको इतना जो किया इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाएगा, आपका स्टेप आपका बच जाएगा। डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं और करना ही है। ठीक है, और वैसे भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फाइनली तो कटेगा ही ना, इससे थोड़ी कि नहीं कटेगा। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, और अगर क्लास अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, हाँ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू। बेल आइकन भी दबाना है। ठीक।